चलिए मौर्य साम्राज्य शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं, पहले नोट्स करेंगे और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे जो कि 150 के आसपास हैं। चलिए, मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। वह अधिकांश भारत को एक प्रशासन के अधीन एकीकृत करने वाला पहला सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भाग को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। पहला है देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा है अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक। अप्राप्य क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी और सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था और वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एपियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में, जबकि जस्टिन स्ट्रेबोएरियन ने सेंड्रोकोटस को के रूप में वर्णित किया है। प्लूटार्क और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य और एक पद खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड मित्र की व्याख्या मिलती है। ये क्वेश्चन भी कई बार हुआ है कि निम्न में से सप्तांग में से कौन किस इसका भाग नहीं है, सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है। तो इसमें से आपको सारे याद रखना है, स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु यह राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावली के द प्रिंसिपेसी की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। जैन तथा तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का पुष्टि करते हैं। राजनीतिक तौर पर भारत के अधिकांश भाग का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। उत्तर पश्चिम की प्रारंभिक विजयों में उसने व्यास और सिंधु के बीच पंजाब प्रदेश पर अधिकार किया। आगे चलकर उसका नियंत्रण अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जूनागढ़ गिरनार क्षेत्र पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में कर्नाटक था। 150 ईस्वी के रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख में आनर्त और सौराष्ट्र गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज, विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था बिंदुसार के दरबार में। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा राजदूत कहाँ से किस देश से आया है। तो ये देखिए, मिस्र जो सीरिया का राजदूत है एंटियोकस राजा का नाम है और राजदूत का नाम है डाइमेकस। किसके शासनकाल में आए? बिंदुसार के। दूसरा है डायनोसियस, ये दूत का नाम है। राजा का नाम है टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस, तो ये राजा का नाम हो गया और ये उसके दूत का नाम हो गया। ऐसे ही एंटियोकस का दूत हो गया डाइमेकस। ठीक। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये 3 वस्तुएं कौन सी थी? पहली थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक, जिसमें से उसने
ये एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार को भेज दी थी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी कि उज्जैनी का उपराजा यानी कि इसको बोलते हैं राज्यपाल था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें। सहिष्णुता, उदारता, करुणा और उसके त्रिविधि आयाम थे। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना। लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष यानी निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में वह पूर्ण रूपेण बुद्ध हो गया। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब यहाँ पे 3 नाम है, ठीक है। तो पहला है निग्रोध, इसने क्या किया था, इसने बौद्ध मत में दीक्षित किया, लेकिन वो पूरी तरीके से बौद्ध नहीं बना भी। पूरी तरीके से बौद्ध बना है मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आके, ठीक, क्योंकि इन्हीं के प्रभाव में आके उसने शायद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया होगा, उसके ही अध्यक्ष थे, ठीक। तीसरा नाम मिलता है उपगुप्त का, जो कि एक बौद्ध भिक्षु में जिन्होंने दीक्षित किया बौद्ध धर्म में। और यहाँ पे कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, ये श्रीलंका में है, और दिव्यावदान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक पहले केवल राजस्व विभाग का कार्य देखता था, किंतु बाद में उसे न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। ये भी कई बार पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में रज्जुक नामक अधिकारी किस विभाग से संबंधित है, तो ये राजस्व से है, बाद में न्यायिक से है। अग्रनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां के मुखिया को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और विहार यात्राओं को रोक दिया और उसके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि या बोध गया में, और 20 वर्ष बाद रुमिंदेई गया था और उसकी पूजा की। ये वो वाला गया नहीं है, वो बोध गया ये वाला है, जो कि 10 वर्ष बाद गया। 20 साल बाद वो गया रुमिंदेई। तो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद, यानी कि राज्याभिषेक उसका कब हुआ, 269 में। तो 10 साल बाद वो कहाँ गया, 259 में बोध गया, ठीक है। और 249 में कहाँ गया, वो रुमिंदेई यानी कि नेपाल कह लीजिए, लुम्बिनी कह लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा की, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की, वहाँ एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम पर बलि कर माफ कर दिया और भू राजस्व को 1/8 कर दिया। अदरवाइज मौर्य काल में 1/6 का राजस्व लिया जाता था। कालसी, गिरनार, दिल्ली, मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और चौथा है गुहालेख। इनके बारे में बता देते हैं आपको। शिलालेख का मतलब होता है कि एक बड़ा सा पत्थर उस पर लिखा दिया आपने। दूसरा होता है स्तंभलेख, स्तंभ का एक पिलर होता है और उसके चारों ओर लिखा जाता है छोटा छोटा। एक इसके बाद आता है गुहालेख, यानी कि गुफाओं के अंदर जो लिखा जाता है, लेकिन सारे में लिखा पत्थरों पे ही जाता है, ठीक है। ये शिलालेख जो होता है वो भी पत्थर का, स्तंभलेख ये भी पत्थर का, और गुहालेख ये भी पत्थर का। स्तंभलेखों में जो दिल्ली का है, दिल्ली टोपरा का, वो एक लोहे का है। उसके अलावा ज़्यादातर पत्थर के ही मिले हैं। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न स्थानों से पाए गए हैं। ये स्थान है शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्नाकुडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
दो अभिलेखों सहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अवशेष सर ए कुना नामक स्थान से ग्रीक और अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक अभिलेख और लगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये जो भी अरामाइक और ग्रीक में लिखे गए हैं ये उसी क्षेत्र में लिखे गए हैं जहाँ पे जिसके पड़ोस में ग्रीक रहते थे, जो कि पड़ता है अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र, जैसे तक्षशिला। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन 19वीं सदी के सिक्कों और अशोककालीन शिलालेखी आदर्शों के तुलनात्मक अध्ययन से संभव हुआ। इसके बाद अशोक के पत्थरों पर उत्कीर्ण शिलालेख पढ़े जा सके। इस कार्य को संपादित करने का प्रथम श्रेय सर जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मुख्यतः अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिसके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सुहागौरा और महास्थान। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप, ग्रोटेफेंड, लेसन आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिलता है, जिसमें उसका नाम अशोक ही लिखा गया है। मास्की, नेतूर और उदयगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ से अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। तो ये है गुर्जरा अभिलेख जो कि दतिया में है, इसके बाद मास्की, नेतूर और उदयगोलम। भाब्रू वैराट शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है कि यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दी जाए और न कोई उत्सव मनाया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाठशाला में प्रतिदिन लाखों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता, ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। ये पूरा लेख है जो उसका प्रथम शिलालेख है, जो पशु बलि के निषेध में है। इसके बाद 5वां स्तंभ लेख है। इसमें भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार की प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है और धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य और सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 13वें बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य और ताम्रपर्णी का उल्लेख प्राप्त होता है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें नाम क्या क्या है इनके 5 यवन राजाओं के। एंटियोक यानी एंटियोकस सेकंड, थियोस सीरिया का शासक था। इसके बाद तुरमय या टोलमी टू फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, और इसी ने जो है ये दोनों नाम आपको याद होंगे, इन दोनों का ही दूत बिंबिसार के दरबार में आया था। अंतकिनी एंटिगोनस या गोनातास मैसिडोनिया और मकदूनिया का राजा था। मैसिडोनिया से कौन आया था? सिकंदर। मग साइरीन का शासक। अलिक सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बांग्लादेश के बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना मौर्यकालीन प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। जैन परंपरा में भी चंद्रगुप्त भद्रबाहु प्रसंग के साथ दीर्घ अकाल का उल्लेख मिलता है, यानी कि अकाल इस समय 2 बार हुआ है। पहला अशोक के समय, जो कि ये बांग्लादेश के बोगरा और गोरखपुर के सोहगौरा ताम्रपत्र से मिलता है, जिसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि लिखी गई है, जो कि अकाल का समय बताता है। दूसरा बताता है चंद्रगुप्त और भद्रबाहु का प्रसंग। मौर्य काल के न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी, कंटक शोधन यानी फौजदारी। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के 2 वर्गों का उल्लेख किया है। पहला है संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, और दूसरे हैं संचना अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के गुप्तचर शामिल हैं।
काप्टिक, उदास्थिति, गृहपथिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुणी आदि। तो इनके बारे में ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको। काप्टिक का मतलब होता है छात्र के रूप में रहने वाला गुप्तचर। उदास्थिति का मतलब होता है सन्यासी। गृहपथिक का मतलब होता है किसान। वैदेहक का मतलब होता है व्यापारी। तापस यानी कि ऐसा तपस्वी जो जटाधारी है, ठीक। इसके बाद सत्री, ये ऐसे लोग हैं जो राजा पर आश्रित हैं, ये अनाथ हैं ऐसे लोग। तीक्ष्ण यानी कि सूरवीर, या ऐसे लोग जो पैसे लेके किसी की जान लेने को तैयार हैं, या जान अपनी भी जान देने तक का मादा रखते हो, उस प्रकार से। रसद यानी कि ऐसे लोग जो विष देने का कार्य करते हो, जहर दे के मारने का काम करते हो। भिक्षुणी, भिक्षुकी यानी कि ऐसी सन्यासी या भिक्षुणी जो महिला गुप्तचर होती थी और जो अंतःपुर या घरों के भीतर जा सकने योग्य होती थी, तो वहां से सूचना लेके आती थी। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य स्थानीय निकाय, नगर पालिका या नगर पंचायत द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूलना होता था। बिक्री कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। इस कर में चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनोमोई कहता था। ये मेगास्थनीज में ये सब वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरक होता था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो कि निम्न प्रकार की है। पहला दार्शनिक, कृषक, पशुपालक एवं शिकारी, शिल्पकार एवं व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न अपना पेशा अपना सकता था। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। वैसे तो भारत की हिंदू कुश पर्वत जो है वो प्राकृतिक सीमा भी लगती है अखंड भारत की। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य की केंद्रीकृत सत्ता की राजधानी पाटलिपुत्र और उसके 4 प्रांतों का अभिलेख उल्लेखित है। तो ये अभिलेखों में उल्लेखित है कि उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंतीरट की राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी थी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। भाग और बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का भूमि पर सर्वोच्च अधिकार था। राज्य की भूमि से आय और कृषकों से उपज का 1 भाग, जो कि 1/6 कर के रूप में लिया जाता था। जैसे पूरे किसान की मान लीजिए 100 अगर उसने रुपए कमाए या 100 किलो अनाज होता है, अगर किसी किसान का लगभग 100 किलो अनाज होता है तो इसका 16 किलो जो है, लगभग 16 किलो वो जाएगा राजा के पास। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य परिषद में राजस्व एकत्र करने वाले को समाहर्ता कहते थे। अंतपाल सीमा का रक्षक होता था और सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता, जबकि प्रदेष्टा जो है वो आयुक्त होता था, यानी कि कमिश्नर। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मुख्य पदाधिकारी इस प्रकार हैं। पण्याध्यक्ष जो होता है उसको वाणिज्य का अध्यक्ष बोलते हैं। सुरा अध्यक्ष या सूना अध्यक्ष जो है वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। गण का अध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक होता था। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष यानी कि मुद्रा निर्माण का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। नावाध्यक्ष जो होता था वो जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष होता था। इसमें कुछ नाम तो आपको नाम से ही पता चल जाएंगे, लेकिन जो नहीं पता चलेंगे उनको आप याद रख सकते हैं। जैसे लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा से रिलेटेड है। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अधिकारी है। आकाराध्यक्ष खानों के लिए है। लोहे से आप धातु याद रख सकते हैं और नाव से आप जहाज याद रख सकते हैं। अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद एक तरफा नहीं माना गया है। पारस्परिक द्वेष सहमति की स्थिति में विवाह विच्छेद का भी प्रावधान मिलता है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके चरित्र खराब होने या पौरुष शक्ति खोने पर पत्नी उसे त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति द्वारा नियत अवधि प्रतीक्षा के बाद दूसरे विवाह का प्रावधान बताया गया है।
मनुस्मृति के अनुसार कुछ क्षत्रिय जातियां जैसे यवन, शक, पहलव, किरात, दरद और खस वैदिक कर्म छोड़ने और ब्राह्मणों की उपेक्षा से धीरे धीरे वृषलत्व को प्राप्त हो गई। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युगीन अनेक स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सांची के स्तूप की खोज हेनरी टेलर तथा भरूच के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धम्मेक स्तूप मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ है। यह बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया था। बिहार के पटना या पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग में लकड़ी की प्राचीर के अवशेष और कुम्भरहार में 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार के अवशेष मिले हैं, जिसके फर्श में लकड़ी के प्रयोग का प्रमाण प्रकाश में आए। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं और कुम्भरहार से राजा प्रसाद के अवशेष मिले हैं। राजप्रसाद के जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में तुषास्प ने इसमें से नहरें निकलवाई थी। रुद्रदामन के शासनकाल में सुदर्शन झील का बांध नष्ट हो गया था, जिसके फलस्वरूप रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख ने बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील के बांध के पुनः टूट जाने पर स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील की पुनः मरम्मत करवाई थी। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है तो कितना महत्वपूर्ण है, आप उससे देख सकते हैं कितनी सारी जानकारी इससे निकल के आई अलग अलग साम्राज्यों की। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न करेंगे हम लोग।